एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर आप यहाँ पे देखिए, तीन ही बड़ी ताकत है जो डेक्कन में आपको दिखाई दे रही है साउथ इंडिया में। पहली ताकत तो मराठा है, जिससे अंग्रेज ऑलरेडी दो हाथ कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी ये पहले मैसूर को ही कब्जा करने की कोशिश इन्होंने की। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो ये कि जो मैसूर के जो बेसिकली सुल्तान थे, ओनर थे, वो किसी भी कंपनी को यहाँ पे अपने पैर जमाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ट्रेड का भी ऑब्वियस है कि उस हिसाब से बेनिफिट नहीं हो रहा था जैसा उनको बंगाल और बाकी जगहों में मिल रहा था। अवध में देखा आपने मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे उनका पैर जमाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा था। हैदराबाद में जो निजाम थे वो आप देख ही रहे हो कि निजाम जो है ऑलरेडी अंग्रेजों के कंट्रोल में है, और वो किसी भी कीमत पे अंग्रेजों से मुकाबला नहीं करना चाहते थे। और हैदराबाद के निजाम मैसूर से या मराठों से ना मिल जाए, उसके लिए अंग्रेज बहुत खास ध्यान रख रहे थे और उनको पूरी तरीके से ब्राइब कर रहे थे कि जो टेरिटरीज मैसूर या मराठों ने उनसे ली थी, अगर अंग्रेज उसको अपने कब्जे में करते थे तो वो उसके साथ हैदराबाद के साथ शेयर भी करते थे। तो इससे हैदराबाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आपको दिखाई यहाँ पे देता है। और हैदराबाद का कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं था, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टैंड लेते थे। यहाँ पे हैदर अली जो थे वो एक खास आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्किल्स उनकी दिखाई देती है कि वो कभी भी ना तो मराठों को ना ही निजाम को अंग्रेजों के साथ मिलने दे रहे थे कि किसी भी ऐसी फ्रंट में जिसमें अंग्रेज उनको ब्राइब कर दें, यानी कि मराठों को ये बोले, क्योंकि ये सारे जो टेरिटरीज आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो मैसूर हो, हैदराबाद हो या मराठे हो, इन सब का आपस में कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे मराठे कुछ क्लेम कर रहे हैं कि हैदराबाद ने उनसे ले लिया, हैदराबाद कुछ क्लेम कर रहा है कि कुछ टेरिटरी उनका मराठों ने ले लिया, कुछ टेरिटरी उनका मैसूर ने ले लिया। सेम यही क्लेम इनका भी रहता है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स में आप देखेंगे इस तरह का डिस्प्यूट आपस में होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। अब इसका फायदा उठा करके अंग्रेज जो है यहाँ पे तीनों के साथ अपने डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। ना तो मराठे उनको एंटरटेन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ना ही मैसूर उनको एंटरटेन कर रहा है। हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों के हिसाब से चलने को तैयार है क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, लेकिन अंग्रेज तब तक यहां नहीं जीत पाते जब तक एक के खिलाफ दो को वो खड़ा नहीं कर पाते। यानी कि अगर उनको मैसूर से लड़ना है तो उनको सपोर्ट चाहिए मराठों का भी और निजाम का भी, क्योंकि अगर टेक एन एग्जांपल कि अगर अंग्रेजों का साथ मैसूर के खिलाफ मराठे नहीं देते तो ये अंग्रेजों के लिए लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज मैसूर भी अपने आप में एक पावरफुल स्टेट थी और हैदर अली ने एक ऐसी आर्मी बनाई हुई थी जो काफी डिसिप्लिन्ड मानी जाती है। उसने अपना आर्सनल यानी कि जो अपना जो हथियार बनाने का जो कारखाना था उसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया हुआ था, तो वो डिपेंडेंट नहीं था किसी के ऊपर। और दूसरी तरफ उसके रिलेशनशिप जो थे वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जैसा आपने पहले भी देखा कि जो नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच यानी कि बंगाल काउंसिल के बीच ट्रीटी हुई, जिसको हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं, तो उसमें एक खास शर्त थी कि वो फ्रेंच के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज मराठों ने फ्रेंच के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाए और जिसके कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वडगांव की लड़ाई हुई और फिर आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है, क्योंकि अंग्रेजों ने हर एक मराठा सरदार को अलग अलग एरिया में घेरना शुरू कर दिया था। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन यही थी कि जो हैदर अली था उसके रिलेशन फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे थे और ये एग्जाम्पल अंग्रेज देख चुके थे कि अगर फ्रांसीसी जो है वो उनके दुश्मनों के साथ मिलते हैं तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। जैसा कि आपने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा कि जितने भी वॉर चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ अमेरिकन की, उसको फंडिंग कौन कर रहा था? फ्रांस। उसको आर्म्स कौन सप्लाई कर रहा था? फ्रांस। वहां के लोगों को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? फ्रांस। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती थी, यानी कि फ्रांसीसी अगर हैदर अली को या मैसूर को या मराठों को सपोर्ट करना कंटिन्यू रखते तो आगे अंग्रेजों के लिए इन टेरिटरीज को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में फ्रेंच का किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस बढ़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही बेसिकली अंग्रेजों को ये भनक लग रही थी कि जो हैदर अली है वो डिप्लोमेटिकली मराठों को भी अपने साथ लेके चल रहा है और साथ में
निजाम के साथ भी अपने रिलेशन बना रहा है। तो अंग्रेजों ने अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन को के रूप में मैसूर को पाया। और जो इनकी सबसे पहले लड़ाई हुई थी वो हुई थी 60s में, यानी कि 1766 से लेकर के 69, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हैदर अली broke the alliance between British, निजाम एंड मराठा। उन्होंने मराठा के साथ और निजाम के साथ बात की और ये अलायंस जो था ब्रिटिश के साथ उसको रोक कर दिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। यहां से लड़ाई की शुरुआत होती है। जैसे ही उसको लगा, यानी कि हैदर अली को लगा कि ब्रिटिश जो है एक अलायंस बना करके उसके खिलाफ एक वॉर कर सकते हैं, उसने तुरंत उस अलायंस को तोड़ा, अपने डिप्लोमेटिक स्किल का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी। हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश ठीक है ना, इन मद्रास and Treaty of Madras was signed in favor of यानी कि हैदर अली के सामने ब्रिटिश यहाँ पे किसी भी तरीके से पावरफुल या डिप्लोमेटिक साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये 66 टू 69 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपने देखा कि ब्रिटिशर्स ने यहां से ध्यान हटा करके मराठों की तरफ किया, और मराठों को जब वहां से भी डिफीट मिल गई अंग्रेजों को, तो फिर उन्होंने अपना ध्यान एक बार फिर से दोबारा मैसूर की तरफ करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो अपना ब्रिटिश हैं वो मराठों के साथ एक पीस ट्रीटी कर चुके हैं, यानी कि उनके साथ अब पीस रहेगा, यानी कि उनके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है इनकी नहीं है, यानी कि अंग्रेजों की नहीं है। लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने मैसूर के साथ भी एक युद्ध शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। देख लीजिए, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782-84। तो आपने देखा था वहां पे लड़ाई कब तक चली थी, फर्स्ट 1775 टू लेके 82 तक, और सिमिल्टेनियसली यहाँ पे 82 84 ये लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस लड़ाई में जनरल आयरकूट है वो मोर्चा संभाल रहे हैं। जनरल आयरकूट का जो रुतबा है वो काफी बड़ा माना जाता है यहाँ की हिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे लड़ाइयां लड़ी जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को जीत दिलाई। अब जब जनरल आयरकूट थे उन्होंने हैदर अली को भी एक लड़ाई में हराया, जिसको पोर्टो नोवो की लड़ाई कहते हैं, और वहां पे हराने के बाद काफी हद तक अंग्रेजों का जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस
काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस लड़ाई में दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई उसमें यह हुआ कि 1782 आते आते एक लड़ाई के बीच में ही हैदर अली को कैंसर हो जाता है। उसके शरीर में एक बड़ा सा फोड़ा बन जाता है जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं और अल्टीमेटली 82 में उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि 82 से लेके 84 तक जो लड़ाई थी वो टीपू सुल्तान लड़ रहे हैं, उनके बाद के जो उनके सक्सेसर हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। पहली चीज ये कि जिन अंग्रेजों को हैदर अली ने हराया था उन्होंने एक बार हैदर अली को हरा दिया। हालांकि कई सारे फ्रंट में मैसूर विक्टोरियस रहा, लेकिन ये जो हार थी वो बड़ी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी जो हैं वो इतनी हेल्प मैसूर को नहीं कर पा रहे हैं जितना शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तीसरी चीज ये होगी कि एक बहुत ही कैपेबल लीडर की यहाँ पे लड़ाई के बीच में ही डेथ हो जाती है और एक नए लीडर जो है उनका आना यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो है हमारे टीपू सुल्तान। और इसके बाद लड़ाई का रुख जो है काफी बदलता है, बिकॉज अंग्रेज इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हैं और वो मराठे और निजाम के साथ अपना जो अलायंस है उसे दोबारा से बनाने की कोशिश करने लगते हैं। और इस अलायंस का सबसे बड़ा जो बेस था, जो आधार था, वो था कि भाई आपके जो जो टेरिटरीज कभी भी मैसूर ने ली है और जो भी टेरिटरीज हम जीतेंगे उनसे, उन सभी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब इस तरह की ट्रीटी अंग्रेजों ने मराठास और निजाम के साथ किया तो वो अंग्रेजों के साथ हो गए और इसलिए थर्ड जो वॉर थी उसमें मैसूर की पूरी तरीके से हार हुई और उसमें ऐसे ट्रीटी साइन किए गए जिससे टीपू सुल्तान की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो गई। और चौथी लड़ाई तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही थी जिसको किया गया और अल्टीमेटली आप देखेंगे श्रीरंगापट्टनम में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान युद्ध में ही मारे जाते हैं। क्लियर? चलिए लिखिए, यहां पे लिखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में माहे अ फ्रेंच सेटलमेंट ठीक है अंडर हैदर अली was captured by British। यहाँ पे लड़ाइयां जो हैं वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही हो रही है, लेकिन उसका खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। हैदर formed an alliance with Maratha and Nizam against British ठीक है। But when Warren Hastings signed, कौन सा ट्रीटी साइन किया था? ट्रीटी ऑफ सलबाई। with Marathas and promised to give Guntur region to Nizam the Triple Alliance came to an end। अरे
वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप लोग? अच्छा, मैं यही हूँ। गुड मॉर्निंग पलक। ठीक लग रहा है क्लास में? क्लैरिटी है पूरी? चलिए। आप लोग नीचे ही थे क्या? बारिश के कारण? चलिए, तो ट्रिपल अलायंस कैसे खत्म किया? ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन कर लिया मार्टो के साथ, और साथ में यहाँ पे घूस दे दिया निजाम को। अब निजाम को घूस मिल गया, ट्रीटी साइन कर ली, तो ट्रिपल लाइंस था वो ब्रोक हो गया। तो ट्रिपल लाइंस टूट गया तो अंग्रेजों का यहाँ पे पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि निजाम भी हेल्प करने को तैयार हो गए और साथ में मराठे भी। अब यहाँ पे मैसूर अकेला खड़ा हो गया, इसे हेल्प की जरूरत थी और हेल्प करने वाला कोई नहीं था। आप अगर होते यहाँ पे हैदर अली की जगह तो क्या करते? निजाम आपकी बात नहीं सुन रहे, मराठों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, अंग्रेज आप पे हावी हो रहे हैं, आपके जो हमदर्द हैं फ्रेंच वो आपको हेल्प करने को उतने कैपेबल नहीं है, क्या करते? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर अपने टर्म्स पे टीटी करते और आपसे भी सब्सिडी अलायंस साइन कराते, तो आप करते सब्सिडी अलायंस? क्या शर्तें रखते? वो तो कहते कि ठीक है हम ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी आर्मी जो है आपके यहाँ पे स्टेशन रहेगी, अपनी आर्मी डिसमेंटल कर दीजिए और हम ट्रीटी कर लेंगे आपके साथ। क्या करते भाई शेरे पंजाब? गुंटूर दे दो उसको, फिर मराठे भी मांगते, फिर वो टेरिटरी भी देनी पड़ती। अंग्रेज कुछ और ऑफर कर देते, फिर क्या करते? आर्मी ही आपसे, उस टाइम पे आर्मी की ताकत थी ना आपकी, और क्या ताकत थी आपके पास? क्या करते आप? हिस्ट्री में तो सिचुएशन समझना पड़ेगा ना आपको, आपको उस जगह पे खड़े करना पड़ेगा अपने आप को। क्या सोच रहे हैं, क्या सोचोगे बताइए? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? बट you are basically you're also very powerful, you have very strong army in such situation, huh? लड़ तो लेते एंड द वॉर कंटिन्यूड, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे हैदर अली जब तक जिंदा रहे ब्रिटिशर्स का अपर हैंड नहीं रहा। इन मेनी ऑफ द बैटल्स ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड बैडली, but in one of the battle that was fought in the Porto Novo, Hyder Ali was defeated by Arkut. That was quite disastrous. आपकी इनविंसिबिलिटी जो थी वो कि नहीं हरा सकते, that was actually compromised. And in many of the situations when the army of Tipu Sultan, you know, were in a position to defeat the Britishers, but because of the help of the Marathas and the Nizam, it was not happened. तो क्या करना था, क्या कर सकता था टीपू सुल्तान इस सिचुएशन में? आप अगर उसके मंत्री होते, आप खुद टीपू सुल्तान होते, तो क्या करते? अब हैदर अली की डेथ मान लेते हैं 82 में हो गई, लड़ाई चल रही है 84 तक, अब टीपू सुल्तान को क्या करना चाहिए? हाँ, ड्यूरिंग द वॉर डेफिनेटली इट वाज गोइंग ऑन, इट वाज गोइंग ऑन, ही ट्राइड,
He had a meeting with Mahaji Sindhya. He had a meeting with Nizam too, but Nizam rejected his claim of Sultan. He said, your father was from low birth, so you are not supposed to be the Nawab of Mysore. You're not from royal family. Marathas were there, and Marathas were basically claiming their territories from Tipu Sultan. That was not the end ना. एक बार दे दिया तो Britishers may offer them something else. Option was there, but definitely why would they reject? Why would they reject? If they are getting something extra from the dispute of others, will you be in position you're going to reject the proposal? You don't have to lose anything, but you have to gain many things. Why would you deny? रॉकेट लॉन्चर था, बट इट वाज वेरी इनिशियल फेज ऑफ रॉकेट, है ना. यस रॉकेट था उनके पास. दैट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ न्यू इन्वेंशन बाय द टिपू सुल्तान. Yes, that is a thing. You need to understand. Yes. And at this point of time, Britishers were not claiming that we are here to acquire the territory, and they are saying that in Bengal also we don't have a territory. Nawab is placed there. We have the divine right to function you can say it properly. That's why you can say avoiding the history was a blunder for all the kings. Eh? Huh? किसने ये देखा, किसने ये समझा कि ये जो घुन है वो बड़ी सी बिल्डिंग को खत्म कर रही है, बड़े से पेड़ को खत्म कर रही है. अब ये चीज आपके बात जो है मैं उससे एग्री करता हूं कि दैट काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट needs to be there at that point of time among the all rulers of India. लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म गेन है और जो लॉन्ग टर्म लॉस है उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे. जब शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो कहीं ना कहीं फार साइटेडनेस पे हावी हो रही है. उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हालत अवध के नवाब की हुई, जो बंगाल के नवाब की हुई, वो हमारी भी हो सकती है. बट दे वर इन अ पोजिशन, हमें तो नहीं होगा कुछ. हमें सोचते ना हमें तो नहीं होगा, हम तो बच जाएंगे. कोरोना में सभी सोचते थे ना हम तो बच जाएंगे, हमें नहीं होगा. यही प्रॉब्लम थी, यही डिप्लोमेटिक फेल्योर थी इंडियंस की कि वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अवॉइड किया. उन्होंने केस स्टडी नहीं की बंगाल में क्या हो रहा है. भेजो रिप्रेजेंटेटिव देखने के लिए कि बंगाल में क्या हो रहा है. नवाब से बात करो कि तुम्हारी क्या पोजीशन. आपस में लड़ रहे थे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. है नहीं, वो तो बात की लाइन नहीं बोलना, यही ठीक है. किस्ती डूबी कि आपको प्रॉब्लम यही है कि आप आज भी देख लो कि हम यूनाइटेड नहीं हो पाते. धर्म के नाम पे, रीजन के नाम पे हम हमेशा बटे रहते हैं, है ना. कल गुरदास मान साहब की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे कि जो अपना देश दा नहीं होया वो किसी दा नहीं हो सकता. ठीक है, जो अपनी मातृभूमि का ही नहीं हुआ वो किसका होगा. 100 मुसीबतें आपको यहाँ पे आई, 100 परेशानियां आपको यहाँ पे आई, बट अपने देश के लिए बुरा तो मत करो ना. किसकी बुराई कर रहे हो? अपने घर की आप बुराई कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? अपने ही कर रहे हो ना. तो ये बात है कि यहाँ पे जो ये शॉर्ट साइटेडनेस थी, इसी ने इंडिया को यहाँ पे बैक फ्रंट पे ला दिया, बैक फुट पे ला दिया, और इसका खामियाजा 200-250 साल की गुलामी हमें चुकानी पड़ी. Was the answer. There was no particular relief for any of the kings till the time they think to be united. They think that they are the kings of India and they need to have a common agenda and common enemy they have to fight. तब तक ये चीजें सुधर नहीं सकती थी. बिल्कुल आ रही थी. टीपू सुल्तान बोल दैट्स व्हाई ही इज फाइटिंग फॉर द ब्रिटिशर्स. नहीं तो वो निजाम की तरह वो ट्रीटी साइन करके आराम से बैठ सकते थे.
Tipu Sultan was quite an intelligent person at this particular situation. He was very enlightened. He was basically above than the above beyond the time he was basically living in. वो उस पर्टिकुलर टाइम से आगे के जी रहे थे, वो समझ रहे थे, वो समझा रहे थे, मराठों को बोल रहे थे कि ये जो चीज है वो सही नहीं हो रही, कि कल को सबके लिए खतरा बनेगी, और हुआ भी है। हम जिसको ताकतवर बना रहे हैं वो राक्षस हमें एक दिन खुद को ही खा जाएगा, और हुआ भी है। उस राक्षस ने सबको खत्म कर दिया। क्या राक्षस थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ताकतवर बनती जा रही थी धीरे धीरे धीरे, और हम कमजोर होते जा रहे थे। ठीक है जी, तो लिखते हैं 1781 COO एक सिंगल टी है। डिफीटेड एयरकूट, डिफीटेड हैदर अली एट ठीक है। पोर्ट है अंदर का, नोवो नाम है उसका, पोर्टो नोवो कहते हैं। हाँ, मैसूर में ही होगा। हैदर अली डाइड ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ऐसे लिख लो, हैदर अली लिख दिया मैंने। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, वॉर एंडेड। ठीक है, इस तरह से ये लड़ाई खत्म हो गई, किसी को कोई खास एज नहीं मिला। अब यहां से डिप्लोमेटिक जो है परेशानियां सबके सामने आते हुए आपको दिखाई देगी। देखना है तो टीपू सुल्तान को है? देख लो, डरोगे तो नहीं?
You are currently the only person in this conference. जी पलक, समझ में आया? यहां पे गड़बड़ कहां पे हुई? शुरुआत में ही अंग्रेजों को बढ़ने से रोकना चाहिए था। हैदराबाद और कर्नाटक में जब वो इस चीज का इंटरफेयर कर रहे थे, उसी टाइम उनको रोका जा सकता था, क्योंकि अब वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो रोकने से नहीं रुकते। तो लिखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। आज हम थर्ड तक ही करेंगे, क्योंकि थर्ड आपने देख भी लिया है। यहां तो आपने देख ही लिया कि ये अलायंस जो है टूट चुका है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 to 92। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या होता है? टीपू कैप्चर्ड टेरिटरीज ऑफ ट्रावनकोर, रियासत थी ये, एन अलाई ऑफ ब्रिटिश। अब यहां ब्रिटिश क्या पॉपुलराइज कर रहे हैं? ब्रिटिश पॉपुलराइज कर रहे हैं कि टीपू इज ट्राइंग टू कन्क्वेयर ऑल द टेरिटरीज ऑफ साउथ इंडिया। क्यों? क्योंकि दैट वो वाज टेकन बाय हिज फादर। साउथ इंडिया में एक ही का राज होना चाहिए। अब इसके कारण जो मराठे थे और जो निजाम थे, वो दोनों डर के साए में आ गए कि हमारा जो दुश्मन है वो कॉमन है और इनको खत्म करना जरूरी है। क्लियर? ट्रिपल अलायंस बिटवीन ब्रिटिश, मराठा and Nizam was formed against British. ठीक है? कॉर्नवालिस कौन थे उसमें? गवर्नर जनरल। Asserted the command। जी किसके बाद? हाँ हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये अमेरिका में हारा था ना। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम was signed at the end of the war 1792। जी शर्तें देख लिया आपने। वॉर इंडेमिनिटी कितना लिया गया? 3,30,00,000। ठीक है। फ्रीडम टू ऑल वॉर प्रिजनर्स ऑलमोस्ट, अरे यार ऑलमोस्ट
half of the empire was taken from Mysore and distributed among Maratha, Nizam and British. Taken from Mysore. And two sons of Tipu. आगे लिख दूं कि ये लिख लोगे? Two sons, हैं? Two sons of Tipu were given to British as a security that he will not attack in future. जी, कौन सा ये? Almost half of the empire was taken from Mysore. जी, समझ में आ गया? चलिए, तो लास्ट बैटल हम लोग कल करेंगे, और मतलब मंडे को. हाँ, जैकोबिन क्लब ज्वाइन करने के बाद ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था. हाँ, एक बार दिखा देना मुझे क्वेश्चन क्या था मेरे को. ठीक है, डन. थैंक यू. क्वेश्चन पलक.